अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नावल पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं नए नए नावल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती रहूँ। और इसके साथ कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और कौन-सा करैक्टर आपको कैसा लग रहा है, कौन-सा करैक्टर बहुत अच्छा जा रहा है और किसको क्या करना चाहिए था। अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, ठीक है? इस तरह फिर पता चलता है कि नॉवल की स्टोरी कैसी चल रही है। तो आइए जी शुरू करते हैं नॉवल को। नॉवल का नाम है अंतुल हयात और नॉवल को जो लिखा है वो है शहज़ादी भट्ट और ये है अंतुल हयात का सीज़न नंबर 2 और एपिसोड नंबर है 4। तो आइए जी शुरू करते हैं। बहरोज़ खानज़ादा दोपहर का हवेली से निकला अभी तक नहीं लौटा था। इबादत के दिल में हौल उठ रहे थे। वो खुद को कोस रही थी कि क्या ज़रूरत थी बहरोज़ खानज़ादा को नाराज़ करने की। कितनी मुश्किल से तो वो इबादत के करीब हुआ था और आज इबादत की नासमझी की वजह से वो नाराज़ हो गया था। दोपहर से रात हो गई थी पर बहरोज़ खानज़ादा अभी तक नहीं आया था। रात के 12 बजे उसकी गाड़ी खान हवेली दाखिल हुई। वो सीधा अपने कमरे में आया। दरवाज़ा खोलकर लाइट ऑन की तो सामने ही बेड पर इबादत बैठी थी। बहरोज़ खानज़ादा उसे देखकर एक पल के लिए चौंका। फिर उसने खुद को कंपोज़ करते कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सोफ़े पर बैठकर अपने शूज़ के लेसेस खोलने लगा। वो इबादत को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर रहा था और यही बात इबादत के दिल को लग रही थी। वो आहिस्ता से उठी और कदम कदम चलती बहरोज़ खानज़ादा के पास आकर खड़ी हो गई। बहरोज़, मुझसे नाराज़ हैं? इबादत ने हिम्मत करके पूछा। तुम यहाँ क्या करने आई हो? जाओ यहाँ से। बहरोज़ खानज़ादा ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करके बिना इबादत की तरफ देखे सर्द लहजे में कहा, मैं आपके सुकून के लिए आई हूँ। इबादत के जवाब पर बहरोज़ खानज़ादा ने सर उठाकर इबादत की तरफ देखा, जो आंखों में मोहब्बत समाये उसे ही देख रही थी। बहरोज़ खानज़ादा खड़ा हुआ और इबादत को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते 1 सेकंड की देर किए बगैर बहरोज़ खानज़ादा ने उसके गाल पर दाँत गाड़ दिए। इबादत के मुँह से हल्की सी सिसकी निकली, आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। मिल गया मुझे सुकून, अब जाओ यहाँ से। बहरोज़ खानज़ादा ने इबादत की कमर से हाथ हटाए और वार्डरोब की तरफ बढ़ा। बहरोज़, आप मुझसे खफ़ा हैं? इबादत बहरोज़ के पीछे चलते उससे पूछने लगी। हाँ, क्योंकि आज अगर तुम मुझसे ये पूछती कि बहरोज़ आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो यकीन करो मैं तुम्हें बताता कि तुम बहरोज़ खानज़ादा के लिए कितनी अहम हो गई हो। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें अपने हवस के लिए अपने पास बुलाता हूँ? बहरोज़ खानज़ादा के लहजे में आग की तपिश थी। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं। इबादत, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तुम्हारी कमज़ोर सी वज़ाहतें मेरी नाराज़गी दूर नहीं कर सकती। बहरोज़ खानज़ादा ने वार्डरोब से ट्राउज़र और टी-शर्ट निकालते कहा, ऐसा भी क्या पूछ लिया मैंने जो आप इतने खफ़ा हो रहे हैं? मेरा हक़ है आपसे सवाल करने का। इबादत ने गुस्से से कहा तो बहरोज़ खानज़ादा के वॉशरूम की तरफ बढ़ते कदम रुक गए। जिस दिन तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जाऊँगा उस दिन सवाल करना। मैं मानता हूँ मैं किसी और से मोहब्बत करता था, लेकिन अब? बहरोज़ खानज़ादा बात करते खामोश हो गया। अब क्या? इबादत ने बेचैनी से पूछा। उसके दिल में ख्वाहिश जागी कि बहरोज़ खानज़ादा कहे कि उसे इबादत से मोहब्बत है। कुछ नहीं। बहरोज़ खानज़ादा बात टालकर फिर से मुड़ने लगा। पहले 2 साल मुझे तड़पाया और अब फिर से मुझे तड़पा रहे हैं। इबादत दबी आवाज़ में गुस्से से चिल्लाई। आंखों से आंसू गालों पर फिसले। बहरोज़ खानज़ादा ने इबादत की तरफ गुस्से से देखा। ठीक है, जो दिल करता है वो करे। मैं भी अब आपसे बात नहीं करूँगी। जैसा पहले चल रहा था फिर से वैसे ही चलने दें। जाएँ अपनी नाराज़गी के नशे में धुत रहें। इबादत आज बहरोज़ खानज़ादा के सामने शेर बनी हुई थी और ये खुद बहरोज़ खानज़ादा का ही कमाल था। इसकी 2 दिन की मोहब्बत भरी बातों ने इबादत को शेर बना दिया था। इबादत ने हाथ से अपने आंसू साफ किए और एक शिकवा भरी नज़र बहरोज़ खानज़ादा पर डाली और कमरे से जाने लगी। जब बहरोज़ खानज़ादा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका, नशा तो मुझे आजकल तुम्हारा चढ़ा रहता है। बहरोज़ खानज़ादा ने अपने कपड़े सोफ़े पर उछाले और इबादत को अपनी तरफ खींचा। इबादत की धड़कनें बहरोज़ खानज़ादा के चौड़े सीने से टकराईं। बहरोज़ खानज़ादा का एक हाथ इबादत की कमर पर, जबकि दूसरे हाथ से वो इबादत के आंसू साफ करने लगा। इबादत खामोशी से नज़रें झुकाए खड़ी रही। उसके दोनों हाथ बहरोज़ खानज़ादा के सीने पर थे। एक तो गलत सवाल पूछती हो और ऊपर से गुस्सा भी करती हो और रोकर भी दिखाती हो।
बहरोज खानज़ादा ने इबादत के गाल पर नरमी से होंठ रखते कहा तो इबादत उसके सीने से लगकर सिसकने लगी। इबादत तुम चुप करोगी या मैं एक लगाऊं तुम्हें? बहरोज खानज़ादा ने मसनूई गुस्से से कहा। पहले बताएं आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? इबादत ने सर उठाकर सू सू करते कहा तो बहरोज खानज़ादा हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं ये बात तुम्हें इतनी आसानी से नहीं बताना चाहता। बहरोज खानज़ादा इबादत के होंठों पर फोकस करते गंभीर लहजे में कहा। तो इबादत का दिल बुरी तरह से धड़का। बहरोज खानज़ादा सुबह से बेसकून था। इबादत के कांपते गुलाबी होंठ उसे गुस्ताखी करने पर उकसा रहे थे। अगर ऐसे ही मेरे सामने खड़ी रहोगी तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारी रुखसती अभी बाकी है। बहरोज खानज़ादा ने इबादत के होंठों पर अंगूठा फेरते शरारत से कहा तो हया की लाली से इबादत के गाल गुलाबी हुए। मैं जाती हूँ। इबादत बहरोज खानज़ादा की एक बेबाक नज़रों से डर कर वहां से खिसकने लगी, पर बहरोज खानज़ादा अपने सुकून को कैसे खुद से दूर जाने देता। वो एक सेकंड में पहले इबादत की गर्दन पर झुककर खुद को सुकून पहुंचाने लगा। इबादत का पूरा जिस्म होले होले लरजने लगा। उसने बहरोज खानज़ादा की शर्ट को कंधों से मजबूती से थाम कर आंखें मीच ली। इबादत जानती थी वो अपनी मनमानी करके रहेगा, पर बहरोज खानज़ादा आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में था। उसके लब आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब हुए। इबादत की दिल की धड़कनें तेज हुई। बहरोज खानज़ादा इबादत की धड़कनें चूमने लगा। इबादत को लगा वो बहरोज खानज़ादा की शिद्दत सह नहीं पाएगी। उसकी सांसें तेज होने लगी। इबादत ने बहरोज खानज़ादा को पीछे करना चाहा तो बहरोज खानज़ादा अपने लम्स में शिद्दत ले आया। बहरोज खानज़ादा के मजबूत हिसार में इबादत को अपनी मुज़ाहमत बेकार लगी थी। बहरोज कोई आ रहा है। इबादत को कमरे के बाहर किसी का टहलना महसूस हुआ। बहरोज खानज़ादा खुद को होश में नहीं था। वो इबादत के जिस्म की खुशबू में हवास खो रहा था। बहरोज खानज़ादा ने इबादत की बात को सिरे से नजरअंदाज किया और झटके से उसका रुख मोड़कर इबादत की पुश्त को अपने सीने से लगाया। इबादत मजीद कांपने लगी। इसे बहरोज खानज़ादा की शिद्दतों से खौफ आने लगा। बहरोज रुकें प्लीज, इबादत ने कांपते लहजे में कहा। क्यों? मेरा लम्स तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? बहरोज खानज़ादा ने इबादत के बालों में मुंह छुपाए बहकते अंदाज में कहा। नहीं, मतलब जी मेरा मतलब है पता नहीं। इबादत की समझ में ही नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसके बेतुके जवाब पर बहरोज खानज़ादा की हंसी निकल गई। इबादत ने खुद की इंसल्ट महसूस करते कोहनी बहरोज खानज़ादा के पेट में मार दी। बहुत बदतमीज हैं आप। जाए, मैं नहीं बात करती आपसे। इबादत ने गुस्से से कहा और कमरे से जाने लगी। इबादत सुनो तो। बहरोज खानज़ादा अपनी हंसी कंट्रोल करते इबादत के पीछे गया। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप बहुत बेशर्म। इबादत ने जैसे ही दरवाज़ा खोला इसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। मैं तुम्हारे साथ बेशर्म ही रहूं? बहरोज खानज़ादा भी दरवाजे तक पहुंचा तो सामने देखते उसकी आवाज़ भी पल में गुम हुई। इबादत के चेहरे का रंग उड़ा। बहरोज खानज़ादा की नजरें झुक गई। उसके कमरे के बाहर कोई और नहीं बलाज खानज़ादा खड़ा था। बलाज खानज़ादा पीछे कमर पर हाथ बांधे इन दोनों की तरफ संजीदगी से देख रहा था। इबादत का दिल खौफ से थर थर कांपने लगा। बहरोज खानज़ादा को रात के इस पहर इबादत के साथ पकड़े जाने पर बलाज खानज़ादा से डर महसूस हुआ। हालांकि वो उसकी मनकूहा थी, पर फिर भी बहरोज खानज़ादा को झिझक महसूस हुई थी। बलाज खानज़ादा दोनों की तरफ संजीदा नजरों से देख रहा था। शर्म से इबादत से नजरें उठाना महाल हो गया। वो इस वक्त को रोने लगी जब वो बहरोज खानज़ादा को मनाने उसके कमरे में आई थी। तुम दोनों मेरे कमरे में आओ, बलाज खानज़ादा ने गुस्से से कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाते ही इबादत फूट फूट कर रोने लगी। बहरोज खानज़ादा ने उसे गुस्से से घूरा। मैं तुम्हारा महरम हूँ, आशिक नहीं हूँ जो पागलों की तरह रो रही हो। बहरोज खानज़ादा ने उसके आंसू साफ करते उसे तसल्ली दी, जो बच्चों की तरह रो रही थी। लेकिन हम मिलते तो आशिकों की तरह है ना? इबादत ने मासूमियत से कहा तो बहरोज खानज़ादा का दिल किया उसके गाल पर एक और बाइट कर दे। अब चलो वरना मेरा दिल मजीद गुस्ताख हो रहा है। बहरोज खानज़ादा ने इबादत के गिरेबान पर नजरें जमाए कहा तो उसकी नजरों का ताक़ुब देखकर इबादत से घूरी दी। तो बहरोज खानज़ादा मुस्कुराकर उसका हाथ खींचे तो बलाज खानज़ादा के कमरे में ले गया। बहरोज आप अकेले चले जाए ना? इबादत उसके साथ खींचती चली जा रही थी। जी नहीं, तुम मेरे कमरे में थी, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं था। बहरोज खानज़ादा ने हंसी दबाते शरारत से कहा। ठीक है बच्चू, आज के बाद आपको अपनी शक्ल नहीं दिखानी मैंने। इबादत ने रोनी सूरत बनाकर धमकी दी, जिसका बहरोज खानज़ादा पर ज़रा भी असर नहीं हुआ। बलाज खानज़ादा कमरे में आया तो रूप सोने की तैयारी कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, बलाज खानज़ादा ने कमरे में दाखिल होकर कहा। वालेकुम अस्सलाम। रूप मुस्कुराकर बेड से उठी और बलाज खानज़ादा के सीने से लग गई। बलाज खानज़ादा ने उसे खुद में भींच लिया। रूप
मुझे लगता है हमें बहरोज़ खान और गुड़िया की रुखसती कर देनी चाहिए। बलाच खान दादा की बात पर रूप ने झटके से सर उठाकर बलाच खान दादा की तरफ देखा। अभी रूप कुछ कहती कमरे का दरवाज़ा बजा। इस वक़्त कौन आ गया? रूप ने दरवाज़े की तरफ देखते कहा, तुम्हारा बेटा और बहू। बलाच खान दादा मुस्कुराकर कहते सोफे पर बैठ गया। रूप ने ना समझी से बलाच खानदादा की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोल दिया। सामने ही बहरोज खानदादा खड़ा था, साथ इबादत सर झुकाए खड़ी थी। अरे तुम दोनों इस वक्त, और वो भी एक साथ? रूप ने हैरत और बेयकीनी से कहा, अंदर आओ। पीछे से बलाज खानदादा की गुसीली आवाज पर इबादत ने घबराकर बहरोज खानदादा की तरफ देखा। बहरोज खानदादा ने उसे आंखों से तसल्ली दी। रूप तो हैरत से कभी बहरोज, कभी इबादत, कभी बालाज खानदादा की तरफ देख रही थी। बुढ़िया, टाइम क्या हो रहा है? बलाज खान दादा ने इबादत के झुके सर की तरफ देखते संजीदगी से कहा, तो इबादत का सर शर्म से मजीद झुक गया। बहरोज खान दादा ने इल्तिजाइया नजरों से बलाज खान दादा की तरफ देखा, जिसका मतलब था वो मेरी छोटी सी मनकूहा को तंग न करे। बलाज खान दादा ने उसकी आंखों का इशारा समझकर अपनी हंसी कंट्रोल की। आप गुड़िया से टाइम क्यों पूछ रहे हैं? सामने घड़ी लगी तो है। रूप ने ना समझी से कहा, अच्छा, मुझे तो टाइम दिख रहा है, पर शायद इन दोनों को वक्त का एहसास नहीं है। बलाज खान दादा ने मसनू गुस्से से कहा, तो रूप ने ना समझी तो इन दोनों की तरफ देखा। इबादत और रोने की तैयारी पकड़ रही थी, जबकि बहरोज खान दादा आंखों से बलाज खान दादा को इशारे करने में मसरूफ था। ऐसा क्या किया है इन दोनों ने? रूप ने सवालिया नजरों से बलाज खान दादा की तरफ देखा। मुझे तो कहते हुए शर्म, बड़े पापा मेरी गलती नहीं है, सारा कसूर इनका है। ये मुझसे नाराज थे, मैं बस इन्हें मनाने इनके कमरे में गई थी। इबादत ने ज़ारो कतार रोते कहा। रूप ने हैरत से इबादत की तरफ देखा, जो हिचकियां ले रही थी। बहरोज खान दादा इबादत के रोने पर अपनी हंसी कंट्रोल करने में लगा था। रूप ने आंखों के इशारे से इबादत के रोने की वजह पूछी। इबादत के रोने पर बलाज खान दादा को रूप का भां भां करता रोना याद आ गया। बलाज खान दादा का छत फाड़ कहका पूरे कमरे में गूंजा। बलाज क्यों तंग कर रहे हैं मेरी बेटी को? रूप समझ गई बलाज खान दादा किसी न किसी बात पर इबादत को तंग कर रहा है। उसने इबादत को अपने साथ लगाकर कहा, तो इबादत रूप से लिपट कर मजीद रोने लगी। हाँ बताएं, आप मेरी बीवी को तंग क्यों कर रहे हैं? मैंने कभी आपकी बीवी को तंग किया है क्या? बहरोज खान दादा ने मसनूई तेरे गुस्से से बलाज खान दादा से कहा, तुम मुझे क्यों तंग करोगे? मैं माँ हूँ तुम्हारी, बदतमीज। रूप ने बहरोज खान दादा के बाजू पर चपत लगाते कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। बलाज खान दादा उठकर इबादत की तरफ बढ़ा। मैं जानता हूँ मेरा बेटा बहुत गुस्से वाला है, जानबूझकर तुमसे नाराज होता होगा कि तुम उसे प्यार से मनाओ। बलाज खान दादा ने इबादत के सर पर हाथ रखते कहा, जो रूप से लिपटी खड़ी थी। बलाज खान दादा की बात पर इबादत रूप से अलग होकर बलाज खान दादा के सीने से लगी। बड़े पापा, ये जानबूझकर ही मुझसे नाराज होते हैं, फिर जब मैं मनाने जाऊं तो मुझे डांटते भी हैं। इबादत ने बहरोज खान दादा की तरफ देखते बलाज खान दादा को इसकी शिकायत लगाई, तो बहरोज खान दादा ने उसे होंठों से फ्लाइंग किस किया। इबादत ने घूर कर बहरोज खान दादा की तरफ देखा। बहरोज खान, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी को डांटा या गुस्सा किया, मैं तुम्हें गंजा कर दूंगा। बलाज खानजादा ने बहरोज खानजादा को आंख मारते गुस्से से कहा, नहीं बड़े पापा, प्लीज गंजा नहीं, वरना सब मुझे गंजे की बीवी बोलेंगे। इबादत ने सर उठाकर मासूमियत से कहा, तो इसकी बात सुनकर इन तीनों ने पहले हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर तीनों के कहके कमरे में गूंजे। इबादत एकदम अपनी बात पर झींप कर रूप के गले लगी। खुश रहो। बहरोज खानदादा बलाज खानदादा से बगलगीर हुआ। बलाज खानदादा ने दिल से अपने बच्चों को दुआ दी। कौन जानता था इश्क ने अभी इन दो दीवानों का इम्तिहान लेना था। बहरोज खानदादा दिल में इबादत की मोहब्बत पर ईमान ले आया था। वो अपने दिल की बदलती कैफियत समझ गया था। वो जान गया था उसे इबादत से बेपनाह इश्क है, और वो इबादत के बगैर बेमोल है। सुबह हवेली में बलाज खानदादा ने इबादत और बहरोज खानदादा की रुखसती का ऐलान कर दिया था। एक हफ्ते बाद इबादत और बहरोज खानदादा की धूमधाम से रुखसती थी। यूसुफ खानज़ादा ने जब सुना तो वो बलाज खानज़ादा के पास डेरे पर पहुंचा और मुस्तफ़ा और महर के मुतालिक बात की। यूसुफ खानज़ादा ने सोचा महर और मुस्तफ़ा सब बच्चों से बड़े हैं, तो इनकी शादी भी साथ ही कर देनी चाहिए। इसलिए वो बलाज खानज़ादा से बात करने डेरे पर आया और बिना किसी लगी लिपटी के इसने बलाज खानज़ादा से कहा कि वो चाहता है महर और मुस्तफ़ा की शादी हो जाए। मलिक फरहान से बुराक खानज़ादा ने फ़ोन करके माजरत कर ली थी। इन्होंने मलिक फरहान से यही कहा कि इनके बच्चे आपस में रिश्ता करना चाहते हैं। मलिक फरहान ने बिना बुरा माने बात को समझा और खुशी-खुशी फ़ोन बंद कर दिया। मैं तो पहले ही राज़ी था, महर ने ही इनकार कर दिया था। अब पता नहीं मुस्तफ़ा का क्या इरादा है। यूसुफ खानज़ादा की पूरी बात सुनकर बलाज खानज़ादा ने पुरसोच अंदाज में कहा, लाला, महर मामा की बातों में आ गई थी। आप प्लीज़ मुस्तफ़ा से बात करें, वो आपकी बात कभी नहीं टालेगा।
यूसुफ खानज़ादा के लहजे में महर के लिए फ़िक्र थी, क्योंकि कल वो महर की हालत से अंदाज़ा लगा चुके थे कि महर की खुशी मुस्तफ़ा ही है। तुम फ़िक्र नहीं करो, मैं रात को ही महबूब खान और मुस्तफ़ा से बात करता हूँ। मुझे लगता है मुस्तफ़ा का को इनकार का दुःख हुआ है, इसलिए वो ख़ामोश रहने लगा है। ऊपर की कच्ची साईं की बात कि वो खान हवेली का खून नहीं है, ये बात भी मुस्तफ़ा के दिल पर लगी होगी। बलाज खानज़ादा को वाक़ई दुःख हुआ था अलीना की बात पर। कितने आराम से वो कह गई थी कि मुस्तफ़ा खान हवेली का खून नहीं है। मैं मुस्तफ़ा से माज़रत कर लूँगा। यूसुफ खानज़ादा ने गहरा साँस लेते कहा, इसे बस हर हाल में महर की खुशी हसीब थी। उसकी ज़रूरत नहीं है, चाहे वो खान हवेली का खून नहीं है, पर उसकी परवरिश खान हवेली की दीवारों में हुई है। मुस्तफ़ा कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम उससे माफ़ी माँगो। मैं आज रात ही इनसे बात करके महर और मुस्तफ़ा की बात पक्की कर दूँगा। तुम परेशान मत हो। बलाज खानज़ादा ने यूसुफ खानज़ादा के शाने पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी तो यूसुफ खानज़ादा ने हल्का सा सर हिला दिया। उधर हवेली में इबादत बहरोज़ खानज़ादा से छुपती फिर रही थी। बहरोज़ खानज़ादा ने जब से सुना था कि उसकी रुखसती तय हो गई है, वो जानबूझकर आते-जाते इबादत को छेड़ रहा था। कभी गुज़रते हुए उसके हाथ पर टच करता, इबादत करंट खाकर पीछे होती, कभी इबादत को देखकर आँख मार देता, तो कभी उसे देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर उसे इशारे से कहता कि वो उसके सीने से लगकर उसे सुकून पहुँचाए। इबादत बेचारी सबके बीच घबरा कर रह जाती। बहरोज़ खानज़ादा उसकी हालत से लुत्फ़ उठाते उसे मज़ीद ज़िच करता। रात को सब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। बड़े पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुस्तफ़ा के दिल में डर था कि कहीं बलाज खानज़ादा उसकी बात सुनकर उससे ख़फ़ा ना हो जाए। बलाज खानज़ादा समेत सबने सवालिया नज़रों से मुस्तफ़ा की तरफ देखा। महर की नज़रें भी मुस्तफ़ा पर थीं। बड़े पापा, मैंने लंदन वीज़े के लिए अप्लाई किया था, जो अप्रूव्ड हो गया है। मैं अगले महीने लंदन जा रहा हूँ। मुस्तफ़ा बोल रहा था और वहाँ बैठे सभी लोगों को लग रहा था जैसे उनकी समातों ने कुछ गलत सुना है, सिवाय उल्फत के। मैं जानता हूँ आपसे बिना इजाज़त मैंने ये कदम उठाया है, लेकिन मैं मुस्तफ़ा लेकिन मैं मुस्तफ़ा बात करते ख़ामोश हो गया। बलाज खानज़ादा संजीदगी से उसे सुन रहा था। महबूब खानज़ादा की आँखों में बेयकीनी थी, जबकि महर के चेहरे का रंग लट्ठे की माने सफ़ेद पड़ गया था। किस तारीख को जा रहे हो? बलाज खानज़ादा ने नैपकिन से हाथ साफ करते पूछा, जबकि उसके सवाल पर यूसुफ खानज़ादा ने झटके से बलाज खानज़ादा की तरफ देखा, जिसने आज डेरे पर यूसुफ खानज़ादा को तसल्ली दी थी कि वो आज महर और मुस्तफ़ा की बात पक्की कर देगा। और अब बलाज खानज़ादा मुस्तफ़ा को रोकने की बजाय उसके जाने की तारीख पूछ रहा था। अगले महीने की 10 तारीख को। मुस्तफ़ा खानज़ादा ने तशक्कुर भरा साँस लिया। उसे लगा था बलाज खानज़ादा इस पर गुस्सा करेगा, पर बलाज खानज़ादा ने ऐसा कुछ नहीं किया। महर की आँखें पानी से लबरेज थीं। वो काँपते हुए मुस्तफ़ा की तरफ देख रही थी। ठीक है, तुम्हें जाना है, शौक से जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पर जाने से पहले तुम्हें महर से निकाह करना होगा। बलाज खानज़ादा ने कुर्सी से टेक लगाकर सुकून से हुक्म सुनाया, तो मुस्तफ़ा चुप सा हो गया, जबकि बाकी सब अभी भी बलाज खानज़ादा की बात पर हैरत में मुब्तला थे। इसमें सोचने वाली कौन-सी बात है? सबसे बड़े बेटे हो इस हवेली के, ठीक है, तुमने अकेले फैसला भी कर लिया और तैयारी भी कर ली, पर हमारा भी कुछ हक बनता है या नहीं? बलाज खानज़ादा ने मुस्तफ़ा की तरफ देखते पूछा, जो सर झुकाए संजीदगी से बैठा था। बलाज खानज़ादा के सवाल पर उसने हल्का-सा सर हिला दिया। ठीक है, फिर परसों तुम्हारा और महर का निकाह है। निकाह हम सादगी से करेंगे। जब तुम्हारा लंदन का शौक पूरा हो जाएगा, फिर रुखसती रख लेंगे। बलाज खानज़ादा अपना फैसला सुनाकर जा चुका था। रूप ने मुस्कुराकर उल्फत की तरफ देखा, जो खुद भी मुस्कुरा रही थी। उल्फत के बेटे को उसकी मोहब्बत मिल रही थी। इससे बढ़कर खुशी की बात उल्फत और महबूब खानज़ादा के लिए क्या होनी थी। मुबारक हो सबको, हवेली में 2-2 खुशियाँ आ रही हैं। बुरहा खानज़ादा ने खुशदिली से कहा तो सबने मुस्कुराकर मुबारकबाद वसूल की। महर की नज़रें मुस्तफ़ा पर ही टिकी थीं, जो ऐसे बैठा था जैसे निकाह उसका नहीं किसी और का तय हुआ हो। मुस्तफ़ा आहिस्ता से उठा और अपने कमरे में चला गया। महर की नम आँखों ने दूर तक उसका पीछा किया। मुस्तफ़ा अपने अपने कमरे में गया मुस्तफ़ा अपने कमरे में गया और बेड पर बैठकर उसने अपना सर हाथों में गिरा लिया। वो महर से दूर भागने के लिए ही तो लंदन जा रहा था और बलाज खानज़ादा उसे महर के करीब करने की प्लानिंग कर बैठे थे। मुस्तफ़ा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसका बस नहीं चल रहा था वो 1 सेकंड से पहले यहाँ से भाग जाए। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और महबूब खानज़ादा और उल्फत अंदर आए। मुस्तफ़ा इन्हें देखकर खड़ा हो गया। महबूब खानज़ादा मुस्तफ़ा से काफ़ी नाराज़ लग रहा था। बहुत बड़े हो गए हो तुम मुस्तफ़ा, इतने बड़े कि अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने से पहले तुम एक बार भी तुमने एक बार भी अपने बाप से पूछना या उसे बताना ज़रूरी नहीं समझा? महबूब खानज़ादा ने शिकवा किया। मुस्तफ़ा ने लंदन जाने वाली बात महबूब खानज़ादा से छुपाई थी और ये बात आज जब खुली तो महबूब खानज़ादा को तकलीफ़ हुई थी। बाबा,
اگر میں آپ کو بتا دیتا تو آپ مجھے جانے سے روک دیتے۔ مصطفیٰ خاندادہ نے نظریں چرائیں۔ چلو اچھی بات ہے، آج تم نکاح کرو اور لندن جانے کی تیاری کرو۔ مجھے لالا کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں ان کے فیصلے میں ان کے ساتھ ہوں۔ محبوب خانزادہ نے جتانے والے انداز میں کہا، بابا پلیز آپ یہ نکاح روک دیں، پلیز کسی طرح آپ یہ نکاح روک دیں۔ مصطفیٰ نے محبوب خانزادہ کا ہاتھ پکڑ کر التجائی انداز میں کہا، مصطفیٰ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو مہر اچھی لگتی ہے نا؟ بلکہ مجھے تو لگتا ہے تمہیں مہر سے محبت ہے، پھر تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہیں تمہاری محبت مل رہی ہے۔ محبوب خانزادہ نے حیرت سے کہا۔ الفت اس دوران چپ چاپ ان دونوں باپ بیٹا کی باتیں سن رہی تھی۔ نہیں بابا پلیز آپ یہ نکاح روک دیں، میں مہر سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، میں بلکہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ بڑے پاپا سے کہیں، وہ آپ کی بات مانیں گے، پلیز بابا، مصطفیٰ نے بے بسی سے کہا۔ محبوب خانزادہ نے بے یقینی سے الفت کی طرف دیکھا، جو خود حیرت سے مصطفیٰ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو مصطفیٰ کا ری ایکشن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نکاح سے انکار کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ محبوب خانزادہ نے ذرا غصے سے پوچھا۔ اسے مصطفیٰ کا انکار کرنا برا لگ رہا تھا۔ وجہ ایک ہی ہے بابا، اور وجہ یہ ہے کہ میں اس حویلی کا خون نہیں ہوں۔ مصطفیٰ خانزادہ کی آواز میں صدیوں کا دکھ تھا۔ الفت نے تڑپ کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ محبوب خانزادہ کا دل بھی مصطفیٰ کی بات سے تڑپا تھا۔ مصطفیٰ تم بے شک اس حویلی کا خون نہیں ہو، لیکن تم میرے بیٹے ہو، تم محبوب خانزادہ کے بیٹے ہو، اور ہمیشہ تم میرے ہی بیٹے رہو گے۔ محبوب خانزادہ نے مصطفیٰ کو گلے لگاتے کہا، لیکن بابا جس انسان نے مجھے پیدا کیا تھا وہ کریکٹر لیس تھا، اگر میں بھی اس کے جیسا نکلا تو؟ مصطفیٰ نے بھرائی آواز میں کہا۔ تو محبوب خانزادہ نے اسے خود سے الگ کر کے غصے سے دیکھا۔ خبردار جو تمہارے منہ سے ایسی بات بھی نکلی تو مجھے اپنی پرورش پر پورا بھروسہ ہے، سمجھے تم؟ محبوب خانزادہ کو مصطفیٰ پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیوں اتنا سوچ رہا تھا؟ نہیں بابا، مہر کی یہی سوچ ہے کہ جیسا باپ تھا ویسا ہی بیٹا نکلے گا۔ مجھے مہر کی یہ بات نہیں بھول رہی۔ دن رات مجھے یہ بات کوڑوں کی طرح لگتی ہے۔ اب تو مجھے اپنی ذات پر شک ہونے لگا ہے، کہیں واقعی میں بھی اپنے باپ جیسا نکلا تو؟ اب میرے بابا کیوں نہیں ہے؟ کاش آپ میرے بابا ہوتے، میری رگوں میں آپ کا خون ہوتا، میں کسی کریکٹر لیس باپ کی نہیں، صرف آپ کا بیٹا ہوتا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ الفت بھی بے آواز رونے لگی۔ محبوب خانزادہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں مصطفیٰ، ہمیں اللہ کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تم میرے ہی بیٹے ہو مصطفیٰ۔ محبوب خانزادہ کی آواز میں غرور چھلک رہا تھا۔ مصطفیٰ محبوب خانزادہ کے گلے لگ کر کتنی ہی دیر بے آواز روتا رہا۔ محبوب خانزادہ نے اسے رونے دیا تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ مہر نے ایسا کیوں کہا؟ یہ تم اچھی طرح جانتے ہو، علینا چچی کی باتوں میں آ کر انہی کی زبان بول رہی ہوگی۔ تم فکر نہیں کرو، جب تم مہر سے محبت کرو گے تو وہ بدلے میں تمہیں ڈھیر محبت کرے گی۔ محبوب خانزادہ بیٹے کے دکھ پر اندر ہی اندر تڑپ اٹھ رہا تھا۔ محبوب خانزادہ کی بات پر مصطفیٰ ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ مصطفیٰ میں چاہتی ہوں تم مہر سے نکاح کر لو۔ الفت نے مصطفیٰ کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر مان سے کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر میں مہر کو خوش نہ رکھ سکا تو؟ مصطفیٰ نے بے بسی سے کہا۔ مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے، میں جانتی ہوں تم مہر سے بہت محبت کرتے ہو اور تم مہر کو ہمیشہ خوش رکھو گے۔ الفت نے پریقین لہجے میں کہا تو محبوب خانزادہ نے بھی اس کی بات کی تائید کی۔ ٹھیک ہے، اب آپ سب چاہتے ہیں کہ میں اس سے نکاح کر لوں، میں کر لیتا ہوں، لیکن یہ مت سوچیے گا کہ میں نکاح کے بعد اپنا فیصلہ بدل لوں گا۔ میں لندن جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، پلیز کوئی بھی مجھے ایموشنل کر کے روکنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ مصطفیٰ نے اٹل انداز میں کہا تو الفت نے بے بسی سے محبوب خانزادہ کی طرف دیکھا، جس نے اسے آنکھوں کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ محبوب خانزادہ کے لیے یہی بہت تھا کہ مصطفیٰ نکاح کے لیے مان گیا ہے۔ اب مصطفیٰ لندن جائے گا یا نہیں، اس کا فیصلہ تو نکاح کے بعد خود مصطفیٰ نے کرنا تھا۔ آج حویلی میں سب لوگ ناشتے کے بعد مصطفیٰ اور مہر ماں کے نکاح کی تیاری کرنے میں مصروف تھے۔ عبادت تو بہروز خانزادہ سے خوب نخرے اٹھوا رہی تھی۔ وہ اس وقت بہروز خانزادہ کے کمرے میں موجود اسے تنگ کر رہی تھی۔ بہروز، آپ کو میری قسم، آپ کل نکاح میں شلوار قمیض پہنیں گے اور ساتھ اجرک بھی لیں گے، بالکل جیسے بڑے پاپا لیتے ہیں، قسم سے بہت پیارے لگیں گے۔ عبادت نے تالی بجا کر بچوں کی طرح خوش ہوتے کہا تو بہروز خانزادہ نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا، تم اچھے سے جانتے ہو میں نے کبھی شلوار قمیض نہیں پہنی، پھر مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ بہروز خانزادہ کب سے اس کی ایک ہی بک بک سن کر تھک گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی، اور کل تو بالکل بھی نہیں کروں گی، عبادت نے مصنوعی غصے سے کہا اور اس کے کمرے سے جانے لگی۔ بہروز خانزادہ تیزی سے چلتا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم کچھ زیادہ ہی میرے سر پر چڑھ رہی ہو، فضول میں ناراض ہونے کا مطلب؟ بہروز خانزادہ نے غصے سے گھورا۔ ہٹیں سامنے سے،
मुझे कोई शौक नहीं है आपके सर चढ़ने का। इबादत ने बहरोज़ खानज़ादा को साइड पर करना चाहा, पर वो 1 इंच भी नहीं हिला। मेरे सर पर चढ़ने का शौक नहीं तो मेरे ऊपर चढ़ जाओ, कसम से तुम्हारी हर बात मानूंगा। बहरोज खानजादा की बेबाक बात पर इबादत के चेहरे पर लाली बिखर गई। बहरोज खानजादा उसे शर्माता देख मजीद अपना दिल हार रहा था। एक हक दे दो मेरी जान। बहरोज खानजादा अपनी बाएं वाक करके इबादत के गले लगने लगा, पर इबादत ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दे दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, जब आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं आपकी बात क्यों मानूं? इबादत ने मुंह चढ़ाकर कहा और कमरे से चली गई। आज तो चलेगी, कल तुमसे आज का सुकून भी वसूल करूंगा। बहरोज खानदादा ने मुस्कुरा कर सोचा। मुस्तफ़ा निकाह की तैयारी में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वो सुबह नाश्ते के बाद छोटी हवेली जाकर चुप करके बैठ गया था। अगर डेरे पर जाता तो वहाँ बलाज खानदादा या महबूब खानदादा उसे मिल जाते, और इस वक्त वो किसी से बात या किसी का सामना नहीं करना चाहता था। बहरोज खानदादा उसे फ़ोन पर फ़ोन कर रहा था ताकि वो दोनों जाकर शहर जाकर निकाह की शॉपिंग करें, पर मुस्तफ़ा ढीठ बना फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। बहरोज़ खानदादा जानता था मुस्तफ़ा उसे छोटी हवेली ही मिलेगा, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए छोटी हवेली पहुंचा। क्या मुसीबत है लाला, कब से फ़ोन कर रहा हूँ, आप उठा क्यों नहीं रहे थे? बहरोज़ खानदादा छोटी हवेली पहुंचा तो मुस्तफ़ा बड़े मज़े से लॉन में टहल रहा था। तो तुम समझ जाओ ना कि मेरा बात करने का मूड नहीं है, मुस्तफ़ा ने सुकून से कहा। क्यों भाई, कल आपका निकाह है, आपको तो लुटियाँ डालनी चाहिए। बहरोज़ खानदादा ने मासूमियत से कहा। जब तुम्हारा निकाह था तो तुमने लुटियाँ डाली थी? मुस्तफ़ा ने उसकी मासूमियत से जलकर कहा। मेरी तो बात और थी, अचानक निकाह हो गया, पर आप तो मेहर खानी से मोहब्बत करते हैं ना? बहरोज खानदादा की बात पर मुस्तफ़ा ने उसे हैरत से देखा। उसने कभी भी किसी से नहीं कहा था, यहाँ तक कि किसी पर ज़ाहिर तक नहीं होने दिया था। ऐसे मत देखें, जब आप मेहर खानी ओह सॉरी माँ के पीछे पीछे घूमते थे तो मैं अब अंधा थोड़ी ना था जो आपकी उनके लिए मोहब्बत ना देख सकता। बहरोज खानदादा ने मुस्कुराकर जताने वाले अंदाज में कहा तो मुस्तफ़ा ने बेसाख्ता पहलू बदला। अब ये शौक छोड़े और शॉपिंग पर चले। बहरोज खानदादा ने मुस्तफ़ा का बाजू पकड़कर उसे खींचा। मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, सब कुछ है मेरे पास। मुस्तफ़ा ने अपना बाजू छुड़वाते कहा। जी मैं जानता हूँ, पर कल आपका निकाह है और निकाह के लिए कुछ स्पेशल और नया होना चाहिए। अब ड्रामेबाजियाँ छोड़ें और चलें। आफ्टर ऑल अपनी माँ के लिए गिफ्ट भी तो लेना होगा ना आपने। बहरोज खानदादा ने अपनी आखिरी बात शरारत से कही। निकाह है, रुखसती नहीं है जो मैं गिफ्ट लेता फिरूं। मुस्तफ़ा ने दांत पीसे कहा। हाय ओए, आप ऑर्डर करें, हम रुखसती भी करवा देंगे। बहरोज खानदादा मुस्तफ़ा को जिच करने पर तुला था। बहरोज खान, मुझसे मार खाओगे, जाओ यहाँ से। मुस्तफ़ा ने गुस्से से घूरा। ठीक है, आप भी चलें। बहरोज खानदादा ने उसे फिर से खींचा तो ना चाहते हुए भी मुस्तफ़ा को उसके साथ जाना पड़ा। मुस्तफ़ा जानता था वो ढीठ उसे अपने साथ रहेगा ले जाकर ही रहेगा। आज हवेली के सबसे बड़े बेटे मुस्तफ़ा खानज़ादा का निकाह हवेली की सबसे बड़ी बेटी मेहर माँ खानज़ादी से हो रहा था। पूरी हवेली बरकी कमकमों से जगमग कर रही थी। निकाह की तकरीब हवेली में ही मुनक्किद की गई थी। सिर्फ कुछ जानने वालों को ही बुलाया गया था। मेहर ऑफ वाइट गरारा पहने जिस पर गोल्डन और सिल्वर काम हुआ था, लाइट से मेकअप में हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने, बालों को एक साइड पर कर्ल करके प्यारा सा हेयर स्टाइल बनाए, बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। इबादत और अरूब ने भी ऑफ वाइट कलर के गरारे पहने थे। मुनासिब की तैयारी में वो दोनों बेहद हसीन लग रही थी। बहरोज खानज़ादा और मुस्तफ़ा ने एक जैसी शलवार कमीज पहनी थी। इन दोनों ने पहली बार शलवार कमीज पहनी। ऑफ वाइट कलर की शलवार कमीज पहने, बालों को जेल से सेट किए, हाथों में ब्रांडेड वॉच पहने वो दोनों नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रहे थे। डाइनिंग हॉल में जैसे ही इन दोनों ने एक साथ कदम रखा, सबकी सताइशी नजरें इन पर टिक गई। माशाल्लाह, बलाज खानदादा ने मोहब्बत भरी नजरों से अपने दोनों बेटों को देखकर दिल ही दिल में कहा। रूप के साथ बाकी सब इन दोनों को शलवार कमीज में देखकर ही हैरत में मुब्तला थे। वो दोनों बड़ी शान से सोफे पर आकर बैठ गए। इबादत के तो दिल की कैफियत ही अलग थी। उसका बस नहीं चल रहा था वो बहरोज खानदादा पर अपनी मोहब्बतें निछावर कर दे। बहरोज खानदादा ने सिर्फ उसके कहने पर आज पहली बार शलवार कमीज पहनी थी। वो खुद पर इबादत की नज़रों की तपिश महसूस कर रहा था, जो आंखों ही आंखों में इस पर जज्बात लुटा रही थी। लाला, सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे हम कोई खलाई मखलूक लग रहे हों? बहरोज खानदादा ने मुस्तफ़ा के कान में घुस कर कहा तो मुस्तफ़ा ने उसे कोहनी मार दी। चुप करो तुम बदतमीज, मुझे भी अपने साथ शलवार कमीज पहना दी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं जवान लड़का नहीं कोई आदमी हूँ। मुस्तफ़ा ने अपनी भरी जवानी पर अफसोस से कहा। ला हौला वला कुव्वता, ऐसा मत कहे लाला, वरना मैं अभी चेंज करके आ जाऊंगा। बहरोज खानदादा ने मासूमियत से कहा तो मुस्तफ़ा ने उसे घूर कर देखा। तभी
बुराक खानजादा और शारिक खानजादा के साथ मौलवी साहब की एंट्री हुई। बलाज खानजादा ने रूप को इशारे से कहा कि वो महर को ले आए। रूप, उल्फत और सबा महर को लेने चली गई, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी खुद को पुरसोच नजरों से देख रही थी। माशाल्लाह महर, बहुत प्यारी लग रही हो। उल्फत ने महर के माथे पर बोसा देते कहा तो महर ने चौंक कर इन तीनों की तरफ देखा। मुमानी मुस्तफ़ा आ गए। महर के सवाल पर इन तीनों ने एक दूसरे की तरफ नासमझी से देखा। महर, मुस्तफ़ा तो कब का आ गया और उसे क्यों नहीं आना था? उसके लिए आज सबसे बड़ा दिन है, उसे उसकी मोहब्बत जो मिलने वाली है। रूप ने प्यार से महर की ठोड़ी को छू कर कहा, लेकिन बड़ी मुमानी, मैंने उनका दिल भूल जाओ इन बातों को महर, बस आने वाले वक्त का सोचो। और अगर तुम्हें लगे कि मुस्तफ़ा तुमसे नाराज है तो इसे प्यार से मना लेना। रूप ने महर की बात काट कर उसके दिल की अंदेशों को दूर करना चाहा। महर चुप सी हो गई। सबा ने उसे आंखों में तसल्ली दी तो महर ने गहरा सांस लेते खुद को मुस्तफ़ा की नाराजगी सहने के लिए तैयार किया। माहौल में अचानक तब्दीली सी महसूस हुई। मुस्तफ़ा को माँ की खुशबू नज़दीक से महसूस हुई। उसने बेख्तियार आंखें उठाकर देखा तो इसकी माँ दुल्हन बनी खुद को उसके नाम करने सज धज कर उसके करीब आ रही थी। मुस्तफ़ा के दिल की धड़कनें थम गई। महर के चेहरे पर नेट का घूंघट था। वो इस घूंघट में ही गजब ढा रही थी। जब घूंघट उठता तब मुस्तफ़ा की क्या हालत होनी थी। बहरोज खानजादा ने मुस्तफ़ा को यकटक महर को देखता पाकर गला खंगारा तो मुस्तफ़ा हड़बड़ाकर सीधा हुआ। महर को मुस्तफ़ा के सामने वाले सोफे पर बिठाया गया। बलाज खानजादा की इजाज़त से निकाह शुरू हुआ और थोड़ी सी देर में महर माँ खानजादी हमेशा के लिए मुस्तफ़ा की माँ बन गई। सबने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। निकाह से लेकर अब तक मुस्तफ़ा संजीदा ही रहा। जबकि मौलवी साहब निकाह के बोल बोल रहे थे तो मुस्तफ़ा के दिमाग में महर की कही बात गूंज रही थी। वो कल रात से इन लफ्ज़ों से पीछा छुड़ा रहा था, पर मुस्तफ़ा जितना महर के अल्फाज़ों को नज़रअंदाज करता, वो अल्फाज़ इतना ही उसे तकलीफ़ से दो-चार करते। मुस्तफ़ा खान, महर के साथ बैठो। बलाज खानज़ादा ने मुस्कुराकर कहा तो मुस्तफ़ा संजीदगी से सर हिलाकर उठा और महर के साथ ज़रा फ़ासला बनाकर बैठ गया। महर ने अपना दुपट्टा मुट्ठियों में भींच लिया। मुस्तफ़ा खानज़ादा आज उसका महरम बना, उसके साथ पूरे हक़ से बैठा था, लेकिन महर ये नहीं जानती थी कि उसके दिल की क्या कैफ़ियत है। मुबारक हो। बहरोज खानज़ादा ने इबादत के कान में सरगोशी की। इबादत प्लेट में मिठाई निकाल रही थी, वो एकदम चौंक गई और बहरोज खानज़ादा को घूर कर देखा। जब मेरी बात माननी थी तो पहले नखरे क्यों कर रहे थे? इबादत ने रूठे हुए अंदाज में शिकवा किया। उसका इशारा बहरोज खानज़ादा की ड्रेसिंग की तरफ था जो कल इबादत के साथ नखरे कर रहा था। मैं तो अपनी बीवी को सरप्राइज़ देना चाहता था। वैसे कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज़? बहरोज खानज़ादा ने प्लेट से एक रसगुल्ला उठाकर खाते पूछा तो इबादत ने उसे सर से लेकर पाँव तक देखा। अगर मैं कहूँ एक कमी है तो? इबादत ने भवें इश्क़ा कर कहा। अच्छा, क्या कमी है? बहरोज खानज़ादा ने खुद को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते कमी ढूँढनी चाही जो उसे नहीं मिली। अजरक कहाँ है आपकी? इबादत ने एक आबरू उचकाकर पूछा तो बहरोज खानज़ादा खासा बदमज़ा हुआ। अजरक की तुम्हें पड़ी है और जो मेरे दिल की हालत है उसका भी ख्याल कर लो बीबी। बहरोज खानज़ादा ने गुस्से से दांत पीसते कहा तो इबादत की हंसी छूट गई। हंस लो, रात को हाथ लगना मेरे, फिर तुम्हारी हंसी गायब करूंगा। बहरोज खानज़ादा ने जलकर कहा तो इबादत ने अपनी हंसी कंट्रोल की। मेरे बाबू को सुकून चाहिए? इबादत ने उसे बच्चों की तरह पुचकारते पूछा तो बहरोज खानज़ादा ने फौरन सर हाँ में हिला दिया। नहीं दूंगी। इबादत ने मुंह चढ़ाकर कहा और मिठाई की प्लेट पकड़कर रफू चक्कर हो गई। बहरोज खानज़ादा ने उसका दुपट्टा पकड़ना चाहा पर वो फुर्ती से भागी। मुस्तफ़ा और महर को एक साथ बैठे आधा घंटा हो गया था, पर ना मुस्तफ़ा ने महर से कोई बात की ना महर ने मुस्तफ़ा से। महर अपने दूधिया हाथ गोद में रखे मसल रही थी। उसका दिल चाह रहा था मुस्तफ़ा से कोई बात करे या फिर मोहब्बत भरा कोई जुमला ही बोल दे या फिर ज़बान से कोई शिकवा ही कर दे, पर मुस्तफ़ा तो होंठ सिए बैठा था जैसे महर उसके लिए अजनबी हो। मुस्तफ़ा, महर ने हिम्मत करके खुद ही मुस्तफ़ा को आहिस्ता से पुकारा, पर वैसे बना जैसे मुस्तफ़ा इसका नहीं किसी और का नाम है। महर की आंखों में मिर्चियाँ भरने लगी। दिल एकदम उदास सा हुआ। वो महर से इतना खफ़ा था कि इसकी बात भी नहीं सुनना चाहता था। मुस्तफ़ा, मुझे माफ़ कर दें। महर ने हल्की सी आवाज़ में गुज़ारिश की। कोई भी इनकी तरफ मतवज्जो नहीं था। सब खाना खाने में मसरूफ़ थे। महर की माफ़ी पर मुस्तफ़ा गहरा साँस लेते वहाँ से उठकर बहरोज़ खानज़ादा के पास जाकर खड़ा हो गया, जो अरूब ओट इबादत के साथ खाना खा रहा था।
महर ने नम आंखों से उसे जाते देखा, अपने दिल का दर्द छुपाने की भरपूर कोशिश की। बहुत बहुत मुबारक हो सरदार साईं। हशमत अली ने बलाच खानजादा को मुबारकबाद दी। खैर मुबारक। बलाच खानजादा ने खुश दिली से मुबारकबाद वसूल की। सरदार साईं, मैंने बहारब का निकाह पक्का कर दिया है। हशमत अली के मुस्कुराकर बताने पर पास से गुजरती अरूब के कदम ठटक गए। माशाल्लाह, मुबारक हो। बलाच खानजादा को सुनकर खुशी हुई थी। अब उसे हारब बहुत अच्छा लगता था। वो जब भी बलाच खानजादा से मिलता था नजरें झुकाकर पूरी इज्जत देता था। वो डॉक्टर बनने वाला था और इस बात का इसमें जरा भी घमंड नहीं था और उसकी यही बात बलाच खानजादा को पसंद थी। हारिब के चेहरे पर बलाच खानजादा को शराफत दिखती थी। खैर मुबारक। हशमत अली ने मुबारकबाद वसूल की। अरूब झूम की तू खड़ी, उसी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी। रंग एकदम लट्ठे की माने सफेद पड़ गया था। आंखों में नन्हे नन्हे मोती चमकने लगे। उसे वहां खड़े रहना मुश्किल लगा। अरूब झटके से मुड़ी और तेज कदम लेती अपने कमरे में चली गई। खाना खाने के बाद जो थोड़े बहुत मेहमान थे वो अलविदा लेकर चले गए। मुस्तफ़ा भी अपने कमरे में चला गया, जबकि महर अपनी जगह यूं की त्यों बैठी रह गई। मुस्तफ़ा खानज़ादा की बेरुखी उसकी जान पर बन आई थी। महर, चलो बेटा, आप भी आराम करो। सबा ने महर के करीब आकर कहा तो आंसू छुपाती उठ गई। अरूब ने कमरे में आकर दुपट्टा उतारकर सोफे पर फेंका और बेड पर लंबे लंबे सांस लेने लगी। आंखें आंसुओं से तर थीं। हारिब के निकाह का सुनकर उसके सीने में दर्द उठ रहा था। उसका जिस्म हारिब को खोने के खौफ से कांपने लगा। अरूब ने तकिए पर पड़ा मोबाइल उठाया और कांपते हाथों से हारिब का नंबर डायल कर दिया। हारिब खाना खाने के बाद छत पर टहलने आया था जब उसके मोबाइल पर अरूब की कॉल आई। पहले तो हारिब का दिल चाहा काट दे, फिर कुछ सोचते उसने कॉल रिसीव कर दी। हारिब, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हारिब का फोन उठाते ही अरूब ने कांपते लहजे में कहा, मैंने क्या किया है और आप रो क्यों रही हैं? हारिब ने नासमझी से पूछा। तुमने निकाह करने का फैसला कर लिया, एक बार भी मेरा नहीं सोचा? अरूब ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा। मैं क्यों सोचूं आपके मुतालिक? हमारे बीच रिश्ता ही क्या है? महज ये कि आप मेरे सरदार साईं की बेटी हैं। मैं क्यों सोचूं आपके मुतालिक, जबकि मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया, ना ही आपको कोई आस दिलाई। हारिब ने सख्त लहजे में कहा तो अरूब फूट फूट कर रो पड़ी। हारिब, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम प्लीज ये निकाह मत करना। मैं सह नहीं पाऊंगी। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी से बेहद मोहब्बत की है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वो अरूब जो हारिब के आगे तंग कर रहती थी, आज वही अरूब हारिब से अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी। और किरण, इसका क्या? आपने नहीं सोचा वो भी तो मुझसे मोहब्बत करती है। आपके पास आपके सब अपने हैं, किरण का तो मेरे अलावा कोई नहीं है। 2 साल से वो मुझसे मंसूब है, मैं कैसे उसका दिल तोड़ दूं? नहीं अरूब बीबी, मैं मर कर भी किरण के ख्वाब नहीं तोड़ सकता। वो हर लिहाज से मेरे लिए परफेक्ट है। जैसी मैं लाइफ पार्टनर चाहता हूँ वो बिल्कुल वैसी ही है। आपके और मेरे बीच सबसे बड़ा फर्क ही हमारा स्टेटस का है। आपके बाबा इस गांव के 18 कबीलों के सरदार हैं और मैं कौन हूँ? महज उनके एक मामूली मुलाजम का पोता। मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूँ, लेकिन मेहरबानी होगी आप भी मुझे समझें और मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि हारिब किरण से ही निकाह करके सारी जिंदगी उसी का साथ निभाएगा। हारिब बोल रहा था और अरूब दम साधे उसके एकदम लफ्ज को सुन रही थी। आंखों से आंसू जारी थे। और हाँ, मैं अब आपको यूनिवर्सिटी छोड़ने की जिम्मेदारी मजीद नहीं निभा सकता। मैं कल से नहीं आऊँगा। हो सके तो किसी और ड्राइवर का बंदोबस्त कर लें। हारिब ने सख्त लहजे में कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अरूब बेड पर बैठी मोबाइल हाथ में पकड़े गुमसुम बैठी रह गई। हारिब ने उस हारिब से उसने अपनी इसलिए मोहब्बत नहीं की थी कि वो इसे किसी और का होने होने दे। अरूब किसी भी हाल में हारिब को खोना नहीं चाहती थी। हारिब की बातें सुनकर इतना तो वो जान गई थी, मोहब्बत की सफ़र में उसका प्यार एक तरफा है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया कि वो किसी भी कीमत पर हारिब को पाकर रहेगी। अरूब ने बेदर्दी से आंसू साफ कर दे एक फैसला किया और उठकर चेंज करने चली गई। अरूब ने जज्बात में आकर पता नहीं क्या करना था, ये तो अब वक्त ने ही बताना था। अरूब अपनी मोहब्बत पा लेती है या नहीं। बहरोज खान दादा चेंज करके अपना मोबाइल पकड़े बेड पर लेटकर इबादत को टेक्स्ट किया, मुझे नींद नहीं आ रही। बहरोज खान दादा ने इबादत के नंबर पर टेक्स्ट किया। इबादत भी चेंज करके अपना मेकअप रिमूव कर रही थी। उसने मुस्कुराकर बहरोज खान दादा का टेक्स्ट पढ़ा, आंखें बंद करके मुझे याद करें, नींद आ जाएगी। इबादत के रिप्लाई पर बहरोज खान दादा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। क्यों? तुम स्पेलिंग पिल्स हो? सॉरी, लिखा हुआ है, क्यों तुम स्लीपिंग पिल्स हो जो तुम्हें याद करके मैं टुन हो जाऊंगा? बहरोज खान दादा के शरारत भरे रिप्लाई पर इबादत की हंसी छूट गई।
तो फिर आप खुद के सुकून के लिए मुझे अपने सीने से क्यों लगाते हैं? इबादत के रिप्लाई पर बहरोज़ खानज़ादा थोड़ी देर के लिए लाजवाब हो गया। ये तुम खुद से पूछो, ऐसा क्या है तुम में जो मुझे तुम्हारे वजूद से सुकून मिलता है? बहरोज़ खानज़ादा ने दिल पर हाथ रखते रिप्लाई किया। इसका दिल पूरी रफ्तार से धड़कने लगा था। इबादत दिन ब दिन लम्हा ब लम्हा उसके हवासों पर सवार हो रही थी। ठरकीपन न झाड़ा करे, मैं नहीं आ रही। कल भी बड़े पापा ने छापा मार दिया था। इतनी शर्मिंदा हुई मैं उनके सामने। क्या सोचते होंगे वो? बुढ़िया को चैन नहीं है। इबादत सोने के लिए बेड पर लेट गई। बिल्कुल नहीं मेरी जान, तुम्हारे बड़े पापा सोचते होंगे इन गुड़िया और उनके गुड्डे से बहुत मोहब्बत करती है। अब नखरे बंद करो और जल्दी से एक नाइट हक दे जाओ, वरना सारी रात दीवारों से टकरे मारता फिरूंगा। बहरोज खानदादा ने बेचारगी से रिप्लाई किया तो इबादत गहरा सांस लेते उठ बैठी। वो जानती थी वो अगर नहीं गई तो वो खुद आ जाएगा, इसलिए इबादत ने सोचा जल्दी से जाकर हक देकर आ जाती है। पर वो ये नहीं जानती थी ये हक उसे कितना महंगा पड़ने वाला है। मुस्तफ़ा अपने कमरे में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। आज जो कुछ भी हुआ वो ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था महर की शादी किसी ऐसे शख्स से हो जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, पर आज महर के नाम के साथ उसका नाम जुड़ गया था। मुस्तफ़ा को एक बात बहुत बेचैन कर रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं ज़िंदगी में वो महर के साथ कहीं नाइंसाफ़ी ना कर दे, कहीं उसकी हक तलफ़ी ना कर दे, वरना उसकी और उसके बाप में क्या फ़र्क रह जाना था। उसका बाप उल्फत को बीवी तो बनाकर रखता था, पर मोहब्बत से उसे महरूम रखता था। मुस्तफ़ा कम उम्री से ही महर से मोहब्बत करता था, पर महर की बात जैसा बाप था वैसा ही बेटा निकलेगा। महर की इस बात ने मुस्तफ़ा का सुकून ख़त्म कर दिया था। मैं लंदन जाकर तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूँगा, वरना मैं सारी ज़िंदगी इसी कश्मकश में रहूँगा कि कहीं मैं तुम्हारे साथ किसी मामले में नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहा, कहीं मैं तुम्हें खुशियों से महरूम तो नहीं रख रहा, जिसकी तुम हकदार हो। महर तुम बहुत मासूम हो, तुम एक बहुत अच्छा इंसान डिज़र्व करती हो। मुझे तुमसे मोहब्बत तो हो गई जिस पर मेरा इख्तियार नहीं था, पर मुझे ये बात तुम पर ज़ाहिर नहीं होने देना चाहिए थी। मैं अपने जज़्बात अपने सीने में ही दफ़न कर लेता। काश मुझे तुमसे मोहब्बत ही ना होती। आँसुओं से मुस्तफ़ा का चेहरा तर था। अगर हालात कुछ मुख्तलिफ होते तो आज मुस्तफ़ा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर आज मुस्तफ़ा खुश नहीं था। उसकी मोहब्बत उसके नाम तो हो गई थी, पर इस तरह नहीं जिस तरह से वो चाहता था। मुस्तफ़ा सोफ़े की पुश्त पर सर टिकाए आँसू बहाने में मसरूफ़ था। आँसू निकलकर उसकी कनपटी में जज़्ब हो रहे थे। तभी कमरे का दरवाज़ा बजा। मुस्तफ़ा चौंक कर सीधा हुआ और हैरत से वॉल क्लॉक की तरफ देखा, जहाँ रात के 12 बज रहे थे। मुस्तफ़ा के माथे पर बल पड़े, इस वक़्त कौन आ गया? उसने बड़बड़ाते अपना तर चेहरा साफ़ किया, हाथ में पकड़ा सिगरेट एशट्रे में मसल कर एशट्रे सोफ़े के नीचे छुपाई और कमरे में हल्की-सी रूम स्प्रे कर दी। दरवाज़ा फिर से नॉक हुआ तो मुस्तफ़ा दरवाज़े की तरफ मतवज्जह हुआ। गहरा साँस लेते हुए दरवाज़े की तरफ बढ़ा और नोट घुमाकर दरवाज़ा खोला तो सामने महर खड़ी थी, जिसे देखकर मुस्तफ़ा के माथे की शिकनें मज़ीद बढ़ीं। उसने सवालिया नज़रों से महर की तरफ देखा, जो कन्फ्यूज़ सी हाथों की उँगलियाँ आपस में मसल रही थी। कुछ चाहिए था? जब वो कुछ न बोली तो मुस्तफ़ा ने खुद ही उसके आने का मकसद पूछ लिया। महर ने हल्का-सा सर हिला दिया। अच्छी बात है, लेकिन सॉरी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मुस्तफ़ा का चट्टानों सा सख्त लहज़ा महर की आँखों में पानी ले आया। आपसे बात करनी है, महर ने भराई आवाज़ में कहा। करो। मुस्तफ़ा ने वहीं खड़े-खड़े कहा तो महर तज़ब्ज़ का शिकार हुई। अंदर आ जाऊँ? महर ने हिचकिचाते हुए पूछा। नहीं, जो कहना है कहो और जाओ। मुस्तफ़ा ने इसी अंदाज़ में कहा तो महर की आँखों में कब के रुके आँसू निकल पड़े। मुस्तफ़ा की नज़र उसके आँसुओं पर पड़ी तो उसने अपनी नज़रों का ज़ाविया बदल लिया। आप नाराज़गी कब छोड़ेंगे? महर ने आंसू साफ़ करते कहा। तुमसे किसने कहा मैं तुमसे नाराज़ हूँ? मुस्तफ़ा ने उल्टा इसी से सवाल कर लिया। तो फिर आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं और मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं करते? महर की आँखों में शिकवा था। देखो महर, मेरे बदलाव की वजह तुम अच्छी तरह जानती हो। मुस्तफ़ा ने गहरा सांस लेते कहा। इस बार इसका लहजा सख्त नहीं था पर नरम भी नहीं था। लेकिन आज तो हमारा निकाह हो गया ना, और आप मुझे माँ कहकर भी नहीं बुलाते। महर की ज़बान से एक और शिकवा फिसला। माँ वो थी जिससे मैं मोहब्बत करता था, और मैं अब किसी से मोहब्बत नहीं करता, ना माँ से ना महर से। रही बात हमारे निकाह की, तो ये मैंने बड़े पापा के कहने पर किया है। बहुत एहसान है इस हवेली के मुझ पर, और ख़ासकर बड़े पापा के। मैं इनका कहा टाल नहीं सकता था, वरना मेरी क्या औकात। मैं एक कैरेक्टरलेस बाप का बेटा हूँ। जैसा बाप था वैसा ही मैं भी निकलूंगा। इसलिए बेहतर होगा तुम मुझसे उम्मीद मत लगाना, क्योंकि कैरेक्टरलेस बाप का बेटा कैरेक्टरलेस ही निकलेगा, और मुझे नहीं लगता तुम ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकोगी। बेहतर होगा तुम मुझसे दूर ही रहना। बहुत वक्त हो गया है, जाकर आराम करो और आइंदा इस वक्त यहाँ मत आना।
मुस्तफ़ा के अल्फाज तेज धार खंजर की तरह महर के दिल पर लगे थे। वो साकित खड़ी मुस्तफ़ा के अल्फाज समझने की कोशिश कर रही थी। वो बिना सोचे समझे उसके मासूम दिल पर अपने अल्फाजों के तीर चला गया था। मुस्तफ़ा की बातें सुनकर महर का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। जो बिना सोचे समझे उसके मासूम दिल पर अपने अल्फाजों के तीर चला गया था। मुस्तफ़ा की बातें सुनकर महर का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। मुस्तफ़ा उसके कहने मुस्तफ़ा उसके कहे अल्फाज उसके मुँह पर मार गया था। जब महर ने बोलते वक़्त लिहाज़ नहीं किया था तो आज मुस्तफ़ा क्यों उसके हाल पर, उसके आँसुओं पर तरस खाता। न जाने कितने कर्ब से गुज़रा होगा महर के अल्फाज़ों ने मुस्तफ़ा खानज़ादा को, जो मुस्तफ़ा इन लफ्ज़ों को भूल ही नहीं पा रहा था। महर हारे हुए कदमों से वापस लौट गई। इबादत बहरोज़ खानज़ादा के कमरे में पिछले 5 मिनट से उसके सीने से लगी खड़ी थी। बहरोज़ खानज़ादा उसे छोटे बच्चों की तरह खुद में भींचे हुए था। बहरोज़ अब बस भी करे, फिर से कोई आ जाएगा। इबादत ने डरते-डरते कहा, आने दो, बहरोज़ खानज़ादा ने गंभीर लहजे में कहा। वो इबादत के कभी कंधों पर तो कभी उसकी दुधिया गर्दन पर होंठ रख रहा था। नहीं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, अभी रुखसती नहीं हुई है। इबादत ने बहरोज़ खानज़ादा के हिसार से निकलना चाहा पर उसकी गिरफ्त मज़बूत थी। रुखसती से ज़्यादा निकाह इम्पोर्टेंट होता है मेरी जान, और हमारा वो हो चुका है। बहरोज़ खानज़ादा ने इबादत के होंठों पर हल्की सी जिसारत करते कहा तो शर्म से उसके गाल मज़ीद गुलाबी हुए। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। इबादत ने इल्तिजाई अंदाज़ में इजाज़त चाही। नहीं, मेरा मन नहीं है। मेरा दिल चाह रहा है आज रात मैं हमारे बीच सारे पर्दे चाक कर दूँ। बहरोज़ खानज़ादा की बेबाक बात पर इबादत का दिल खौफ से बुरी तरह धड़का। बहरोज़ खानज़ादा इसके गिरेबान पर इसकी धड़कनें चूम रहा था। बहरोज़ मैं जाती हूँ, इबादत ने लड़खड़ाते लहजे में कहकर बहरोज़ खानज़ादा को पूरी कुव्वत से पीछे किया तो बहरोज़ खानज़ादा थोड़ा-सा पीछे हो गया। उसके हाथ अब भी इबादत की कमर पर थे और इबादत के उसके सीने पर। बहरोज़ खानज़ादा की आँखें इबादत की इतनी सी कुर्बत से सुर्ख हो गई थी। इबादत को इससे खौफ महसूस हुआ। छोड़ें प्लीज़। इबादत ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर ले जाते बहरोज़ खानज़ादा के हाथ तो हटाने चाहे, पर बहरोज़ खानज़ादा ने उसे झटके से मज़ीद खुद के करीब कर लिया। इबादत ने सहम कर बहरोज़ खानज़ादा की तरफ देखा। तुम डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा महरम हूँ। पाक रिश्ता है हमारे दरमियान। बहरोज़ खानज़ादा ने इबादत के बालों से कि गजरा उतारा तो उसके रेशमी बाल खुल गए। रुखसती नहीं हुई है। इबादत ने उसके हाथ से एक सॉरी, गजरा नहीं, के कैचर है, कैचर लिखा हुआ था। इबादत उसके हाथ से कैचर पकड़ना चाहा पर बहरोज़ खानज़ादा ने उसे बेड की तरफ उछाल दिया। पता है तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी और मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए सजी थी। बहरोज़ खानज़ादा ने इबादत की शाहरग पर होंठ रखते कहा तो इबादत ने खौफ से थूक निकला। इसे बहरोज़ खानज़ादा के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। मुझे नींद आ रही है, मैं जाती हूँ। इबादत ने फिर से बहरोज़ खानज़ादा की मजबूत गिरफ्त से निकलने की नाकाम सही की। बहरोज़ खानज़ादा हर चीज़ से बेखबर इबादत की दुधिया गर्दन पर लम्स छोड़ रहा था। आहिस्ता-आहिस्ता उसके लम्स में शिद्दत आ रही थी। इबादत की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बहरोज़ खानज़ादा को कैसे पीछे करे। असल में इबादत के पसीने इस वक़्त छूटे जब बहरोज़ खानज़ादा ने उसे बाहों में उठाया और बेड की तरफ बढ़ा। आपकी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? बहरोज़ खानज़ादा ने इबादत को बेड पर लिटाया तो इबादत उठकर बैठ गई। मैं जानता हूँ तुम्हें इसी बात का डर है ना कि हमारी रुखसती नहीं हुई और हम छुप-छुप कर मिलते हैं। बहरोज़ खानज़ादा इबादत के करीब बेड पर बैठ गया। जी, और वैसे भी अगले महीने रुखसती है। आप इस वक़्त तक इंतज़ार करें और मुझे अब जाने दें। इबादत डोक-टोक अंदाज़ में कहकर बेड से उतरने लगी तो बहरोज़ खानज़ादा ने उसकी कलाई थाम ली। इबादत प्लीज़ आज की रात यहीं रुक जाओ। बहरोज़ खानज़ादा ने मिन्नत भरे अंदाज़ में कहा। बहरोज़ आप पागल तो नहीं हो गए? अगर सुबह किसी ने देख लिया तो मैं तो शर्म से ही मर जाऊँगी। इबादत ने बहरोज़ खानज़ादा को समझाना चाहा पर आज वो समझने के मूड में नहीं था। तुम्हें सबकी फ़िक्र है, एक मुझे छोड़कर। बहरोज़ खानज़ादा ने बेड से खड़े होकर गुस्से से कहा। बहरोज़ कुछ दिनों की तो बात है, फिर मैं इसी कमरे में आपके साथ रहूँगी। इबादत ने बहरोज़ खानज़ादा के गाल पर हाथ रखकर उसे प्यार से कहा, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? अगर मैं कह रहा हूँ आज रात रुक जाओ तो क्या तकलीफ है तुम्हें? बहरोज़ खानज़ादा हत्थे से उखड़ गया। इसे बात न मानता देख इबादत ने गहरा साँस लिया। ठीक है, मैं जा रही हूँ, आपको नाराज़ होना है तो हो जाए। अब मुझे आपकी नाराज़गी से ज़्यादा इन नज़रों की फ़िक्र है जो सुबह मुझ पर उठेंगी। इबादत ने झटके से हाथ छुड़ाया और दरवाज़े की तरफ बढ़ी। बहरोज़ खानज़ादा की बात सुनकर मज़ीद तैश में आ गया। वो तेज़ कदम चलता इबादत के सामने खड़ा हुआ। अगर तुम्हें मेरी नाराज़गी की परवाह नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी नाराज़गी से कोई फ़िक्र नहीं पड़ता। बहरोज़ खानज़ादा इबादत को कोहनी से पकड़कर बेड तक लाया। बहरोज़ अगर आपने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। बहरोज़ खानज़ादा ने इबादत को बेड पर धक्का दिया। मैं महरम हूँ तुम्हारा, हक़ है मेरा तुम पर और तुम मुझे मेरे हक़ से दस्तबरदार नहीं कर सकती।
اگر اس وقت مجھے تمہاری قربت چاہیے تو تمہارا فرض بنتا ہے چپ چاپ میری بات ماننا۔ بہروز خان دادا نے اپنی شرٹ اتار کر بیڈ کی سائڈ پر اچھالی۔ عبادت کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ ابھی یہ سب نہیں چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی اس کی رخصتی ہو جائے۔ بے شک وہ دونوں ایک ساتھ دوسرے کے محرم تھے، پر دنیا کی نظر میں ان کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ بہروز میری بات سنیں، آپ ریلیکس ہو جائیں، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ عبادت کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آج تو اس کے آنسو بھی بہروز خان دادا کو پگھلا نہیں رہے تھے۔ میں ریلیکس تمہاری قربت سے محسوس کروں گا، اور پلیز اب مزاحمت بند کرو اور میرا ساتھ دو۔ بہروز خان دادا نے عبادت کی گردن پر جھکتے اپنے دانت گاڑے تو ہلکی سی عبادت کے منہ سے سسکی نکلی۔ بہروز خان دادا نے اسے دوپٹے سے آزاد کیا، پھر اس کے دل کے مقام پر شدت سے ہونٹ رکھنے لگا۔ بہروز پلیز ایسا مت کرے۔ بہروز خان دادا نے عبادت کو بٹھا کر اسے شرٹ سے آزاد کیا تو عبادت نے ایک بار پھر اس کی منت کی، جسے نظر انداز کر کے بہروز خان دادا نے عبادت کو ٹانگوں سے کھینچ کر لٹایا اور اس پر سایہ فگن ہوا۔ عبادت نے ہاتھ پیر چلاتے اسے روکنے کی کوشش کی، پر بہروز خان دادا سے کپڑوں سے آزاد کرتا عبادت میں خود کو سما گیا۔ عبادت کی لاکھ مزاحمتیں بہروز خان دادا کو روک نہ پائیں، وہ آج عبادت کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ عبادت نے اس کے سینے پر مکے مارے تو بہروز خان دادا نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر عبادت کے سر کے اوپر لے جاتے اسے انہیں قید کر لیا۔ سکون کی لہر بہروز خان دادا کے رگوں پہ میں دوڑی تو اس نے عبادت کو آزادی بخشی۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔